नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो इनसाइट पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं बेहतरीन सेल्फ हेल्प बुक्स की इंटरेस्टिंग और आसान समरी, जिससे आप कम समय में ज्यादा ज्ञान हासिल कर सकें। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा रोज का बिहेवियर सिर्फ इच्छा शक्ति, विल पावर या मोटिवेशन से नहीं चलता, बल्कि हमारी आदतें, हैबिट्स हमें गाइड करती हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम जो कुछ भी करते हैं वो 90% हमारी हैबिट्स का नतीजा होता है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम अपनी हैबिट्स को बदल सकते हैं? क्या हम अपनी बुरी आदतें छोड़कर अच्छी आदतें डेवलप कर सकते हैं? आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द पावर ऑफ हैबिट बाय चार्ल्स डुहिग की, जो हमें यह समझाती है कि आदतें कैसे बनती हैं, क्यों बनी रहती हैं और इन्हें कैसे बदला जा सकता है। यह किताब साइंस और रियल लाइफ केस स्टडीज के जरिए हमें बताती है कि अगर हम सही तरीके से अपनी हैबिट्स को कंट्रोल करना सीख लें तो हम अपनी लाइफ, करियर और रिलेशनशिप्स में जबरदस्त बदलाव ला सकते हैं। अगर आप भी बुरी आदतों से छुटकारा पाना चाहते हैं, प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं और सक्सेस की ओर तेजी से बढ़ना चाहते हैं, तो यह समरी आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है। तो चलिए, बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की यह शानदार समरी। चैप्टर 1, आदत चक्र। आदतें कैसे काम करती हैं? हमारी जिंदगी में आदतों की ताकत बहुत ज्यादा होती है। हम जो भी रोजमर्रा में करते हैं, सुबह उठते ही मोबाइल चेक करना, ब्रश करना, चाय पीना, गाड़ी चलाना या काम पर जाना, सब कुछ हमारी हैबिट्स का हिस्सा होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आदतें बनती कैसे हैं और यह काम कैसे करती हैं? चार्ल्स डुहिग इस बुक में बताते हैं कि हर हैबिट एक हैबिट लूप के जरिए काम करती है, जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। क्यू, संकेत, रूटीन, रूटीन और रिवॉर्ड, इनाम। क्यू, संकेत, वह ट्रिगर होता है जो हैबिट को एक्टिवेट करता है। उदाहरण के लिए, सुबह उठते ही आपको मोबाइल चेक करने का अर्ज महसूस होता है। यहां सुबह उठना क्यू है। इसके बाद आता है रूटीन। रूटीन, जो वह एक्चुअल बिहेवियर होता है जिसे हम बार बार दोहराते हैं। यानी जैसे ही आप उठते हैं, सीधा फोन उठाकर सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगते हैं। और आखिर में आता है रिवॉर्ड, इनाम, जो वह फीलिंग है जो हमें इस हैबिट को दोहराने पर मिलती है। जब आप नोटिफिकेशंस चेक करते हैं या कोई मजेदार वीडियो देखते हैं, तो दिमाग डोपामीन रिलीज करता है, जिससे आपको अच्छा महसूस होता है। यही रिवॉर्ड आपकी आदत को और मजबूत बना देता है। यही हैबिट लूप हर अच्छी और बुरी आदत के पीछे का साइंस है। चाहे जिम जाना हो या जंक फूड खाना, हर हैबिट इसी लूप के जरिए बनी रहती है। अगर हमें कोई बुरी आदत छोड़नी है या अच्छी आदत बनानी है, तो सबसे पहले हमें इस हैबिट लूप को पहचानना होगा। जब हमें यह समझ में आ जाएगा कि हमारी आदत किस क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड पर बेस्ड है, तो हम अपनी लाइफ को आसानी से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आगे के चैप्टर्स में हम सीखेंगे कि कैसे इस हैबिट लूप को हैक किया जाए और अपनी जिंदगी में पावरफुल बदलाव लाया जाए। चैप्टर 2, लालसा वाला मस्तिष्क। नई आदतें कैसे बनाएं? हमारी आदतें सिर्फ रूटीन या डिसिप्लिन की वजह से नहीं बनती, बल्कि हमारे दिमाग में उठने वाली लालसा, क्रेविंग की वजह से बनती है। चार्ल्स डुहिग बताते हैं कि जब कोई हैबिट हमारी लाइफ का हिस्सा बन जाती है, तो हमारा ब्रेन खुद उस हैबिट को दोहराने के लिए प्रेरित करता है। मान लीजिए, आप हर सुबह चाय या कॉफी पीते हैं। शुरू में ये सिर्फ एक पसंद होती है, लेकिन धीरे धीरे आपको इसकी तलब, क्रेविंग होने लगती है। जैसे ही सुबह होती है, आपका दिमाग चाय या कॉफी के स्वाद और कैफीन की एनर्जी को एंटिसिपेट करने लगता है। यही क्रेविंग आपको किचन की ओर खींचती है और आपको आदत में बांध देती है। यानी क्रेविंग ही वह असली ताकत है जो आदतों को मजबूत बनाती है। जब कोई आदत सिर्फ एक रूटीन होती है तो उसे बदलना आसान होता है, लेकिन जब उसमें क्रेविंग जुड़ जाती है, तब उसे बदलना मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि स्मोकिंग, जंक फूड, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग जैसी आदतें इतनी एडिक्टिव होती हैं। अगर हमें नई अच्छी आदतें बनानी हैं, तो हमें अपने दिमाग में एक नई क्रेविंग पैदा करनी होगी। उदाहरण के लिए, अगर आप एक्सरसाइज की आदत डालना चाहते हैं, तो आपको वर्कआउट के बाद मिलने वाली खुशी, एनर्जी
और स्ट्रेस फ्री फीलिंग को अपनी क्रेविंग बनाना होगा। जैसे ही आपका दिमाग इस रिवॉर्ड को एंटिसिपेट करना शुरू करेगा, आपकी नई आदत अपने आप मजबूत होने लगेगी। आगे के चैप्टर्स में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपनी क्रेविंग्स को सही दिशा में मोड़ सकते हैं और अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। चैप्टर 3, आदत बदलने का सुनहरा नियम। बदलाव कैसे होता है? हम सभी अपनी जिंदगी में अच्छी आदतें अपनाना और बुरी आदतें छोड़ना चाहते हैं, लेकिन अक्सर यह सोचते हैं कि आदतें बदलना बहुत मुश्किल है। चार्ल्स डुहिग बताते हैं कि आदतों को पूरी तरह खत्म करने की बजाय हमें बस उनकी संरचना, स्ट्रक्चर को समझकर उन्हें सही तरीके से बदलना होता है। यह बदलाव हैबिट लूप के जरिए संभव है, जो 3 हिस्सों में बटा होता है: क्यू संकेत, रूटीन रूटीन और रिवॉर्ड इनाम। रिवॉर्ड को बदलना मुश्किल होता है, लेकिन रूटीन को बदलकर हम अपनी किसी भी आदत को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी को शाम को चाय के साथ बिस्किट खाने की आदत है, तो उसका क्यू शाम का समय और रिवॉर्ड संतुष्टि और आराम वही रहेगा। लेकिन अगर वह बिस्किट की जगह हेल्दी स्नैक जैसे ड्राई फ्रूट्स या फ्रूट्स को अपनाए, तो धीरे धीरे यह नई आदत बन सकती है। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति तनाव के कारण सिगरेट पीता है, तो उसका क्यू तनाव और रिवॉर्ड रिलैक्सेशन है। लेकिन अगर वह सिगरेट की जगह गहरी सांस लेने या ग्रीन टी पीने जैसी नई रूटीन अपनाए, तो धीरे धीरे यह आदत बदल सकती है। बदलाव वहीं होता है जहां इच्छा शक्ति, विल पावर और सही रणनीति जुड़ती है। लेकिन सिर्फ रूटीन बदलने से आदतें पूरी तरह नहीं बदलती। इसके लिए हमें अपनी क्रेविंग को भी पहचानना होगा। जब हमें समझ में आएगा कि हमारी आदत के पीछे असली इच्छा क्या है, तो हम उसे किसी बेहतर विकल्प से रिप्लेस कर सकते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग वर्कआउट को एक बोझ समझते हैं, जबकि दूसरों को इसमें मजा आता है, क्योंकि उनका दिमाग इसे एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस के रूप में देखने लगता है। यही गोल्डन रूल ऑफ हैबिट चेंज है, जिससे दुनिया के कई बड़े लोगों ने अपनी बुरी आदतों को छोड़ा और नई आदतें अपनाई। आदतें बदलने की सच्ची ताकत तब आती है जब हम खुद को समझने लगते हैं और अपनी लाइफ में सही रणनीति अपनाते हैं। आगे के चैप्टर्स में हम और गहराई से जानेंगे कि कैसे यह तरीका हमारी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकता है और हमें हमारी बेस्ट वर्जन बनने में मदद कर सकता है। चौथा अध्याय, मूलभूत आदतें, छोटे जीतों की ताकत। हमारी जिंदगी में कुछ आदतें ऐसी होती हैं जिन्हें बदलने से बाकी कई आदतों पर भी असर पड़ता है। इन्हें कीस्टोन हैबिट्स कहा जाता है। चार्ल्स डुहिग बताते हैं कि ये ऐसी आदतें होती हैं जो हमारी पहचान, डिसिप्लिन और पूरी लाइफस्टाइल को प्रभावित करती हैं। जब हम एक सही कीस्टोन हैबिट को अपनाते हैं, तो यह डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करती है। एक बदलाव कई बदलावों को जन्म देता है। उदाहरण के लिए, रोज एक्सरसाइज करने की आदत सिर्फ हमारी फिटनेस को ही नहीं, बल्कि हमारी डाइट, नींद और आत्मविश्वास को भी बेहतर बनाती है। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति सुबह जल्दी उठना सीखता है, तो धीरे धीरे उसकी प्रोडक्टिविटी, टाइम मैनेजमेंट और मेंटल क्लैरिटी भी बेहतर होने लगती है। कीस्टोन हैबिट्स हमें छोटे छोटे जीतों, स्मॉल विन्स के जरिए मोटिवेट करते हैं और हमारा सेल्फ कंट्रोल मजबूत बनाते हैं। जब हम छोटी जीतों का अनुभव करते हैं, तो हमारा दिमाग डोपामिन रिलीज करता है, जिससे हमें और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन 10 मिनट मेडिटेशन करना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे यह आदत आपकी एकाग्रता, तनाव प्रबंधन और खुशी के स्तर को बढ़ाने लगती है। कीस्टोन हैबिट्स न सिर्फ हमारी पर्सनल लाइफ को बदल सकते हैं, बल्कि प्रोफेशनल और सोशल लाइफ को भी पॉजिटिव तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। यही कारण है कि सफल लोग अपनी जिंदगी में सही कीस्टोन हैबिट्स को अपनाने पर फोकस करते हैं। अगर हम सिर्फ एक सही आदत को अपनाने का फैसला करें, तो यह हमारी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। आगे के चैप्टर्स में हम जानेंगे कि कैसे हम अपनी कीस्टोन हैबिट्स को पहचान सकते हैं और अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकते हैं। 5वां अध्याय, स्टारबक्स और इच्छा शक्ति की आदत। इच्छा शक्ति, विल पावर, किसी भी आदत को अपनाने या बदलने में सबसे जरूरी चीज होती है। लेकिन क्या इच्छा शक्ति एक सीमित संसाधन, लिमिटेड रिसोर्स है, या इसे मजबूत बनाया जा सकता है? चार्ल्स ड्यूहिग
इस अध्याय में बताते हैं कि इच्छा शक्ति एक मांसपेशी मसल की तरह होती है। जितना हम इसे इस्तेमाल करते हैं उतनी ही यह मजबूत होती जाती है। इस आइडिया को समझाने के लिए वे स्टारबक्स का उदाहरण देते हैं, जिसने अपने कर्मचारियों को बेहतर सर्विस देने और तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी शांत रहने के लिए इच्छा शक्ति को एक आदत की तरह विकसित करने में मदद की। स्टारबक्स ने अपने कर्मचारियों को सेल्फ डिसिप्लिन और बेहतर डिसीजन मेकिंग सिखाने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाए। जब कोई ग्राहक गुस्से में होता था या किसी ने गलत ऑर्डर दिया होता था, तो कर्मचारियों को पहले से तय किए गए रूटीन को फॉलो करने के लिए ट्रेन किया गया था। इससे उनका दिमाग मुश्किल परिस्थितियों में इमोशनल रिएक्ट करने की बजाय शांत और प्रोफेशनल तरीके से प्रतिक्रिया देने का आदी हो गया। ये सब इच्छा शक्ति को एक आदत बनाने के कारण हुआ। डुहिग यह भी बताते हैं कि इच्छा शक्ति को मजबूत करने के लिए छोटी छोटी जीत, स्मॉल विंस और सही माहौल, राइट एनवायरनमेंट बहुत जरूरी होता है। अगर हम पहले से तय किए गए प्लान्स और स्ट्रेटजीज पर अमल करते हैं तो हमारा दिमाग हर बार सोचने के बजाय ऑटोमेटिकली सही निर्णय लेने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई डाइटिंग कर रहा है और पहले से तय कर ले कि भूख लगने पर हेल्दी स्नैक ही खाना है, तो वह अचानक आने वाली क्रेविंग्स से बच सकता है। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यह है कि इच्छा शक्ति कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि इसे आदतों के जरिए मजबूत किया जा सकता है। जब हम अपनी लाइफ में छोटे छोटे डिसिप्लिन को फॉलो करना शुरू करते हैं, जैसे हर दिन एक तय समय पर सोना, एक्सरसाइज करना या अपने गुस्से को कंट्रोल करना, तो हमारी इच्छा शक्ति अपने आप बढ़ती जाती है। स्टारबक्स ने इसी रणनीति को अपनाया और अपने कर्मचारियों को इच्छा शक्ति को मैनेज करने की कला सिखाई, जिससे उनकी परफॉर्मेंस और कस्टमर एक्सपीरियंस दोनों बेहतर हुए। आगे के चैप्टर्स में हम जानेंगे कि कैसे हम भी अपनी इच्छा शक्ति को एक ताकतवर आदत में बदल सकते हैं और अपने लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। चैप्टर 6, संकट की शक्ति। नेता कठिनाइयों में आदतें कैसे बनाते हैं? कई बार सबसे बड़े बदलाव तब आते हैं जब हम किसी बड़े संकट, क्राइसिस का सामना कर रहे होते हैं। संकट का सही इस्तेमाल करके न सिर्फ व्यक्ति बल्कि पूरे संगठन और समाज की आदतें बदली जा सकती हैं। चार्ल्स डुहिग इस अध्याय में बताते हैं कि लीडर्स कठिन परिस्थितियों में नई आदतें बनाकर लोगों को प्रेरित करते हैं और बड़े बदलाव लाते हैं। जब कोई संगठन या व्यक्ति संकट से गुजरता है तो वह या तो टूट जाता है या फिर मजबूत होकर उभरता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण कुछ बड़ी कंपनियों और संस्थानों में देखा जा सकता है, जिन्होंने किसी संकट का उपयोग करके बेहतर संस्कृति और मजबूत आदतें विकसित कीं। उदाहरण के लिए, एक अस्पताल में मरीजों की गलत दवाओं की वजह से कई बार बड़ी परेशानियां हुईं, लेकिन जब इस समस्या को एक गंभीर संकट के रूप में लिया गया तो अस्पताल ने अपनी पूरी वर्किंग स्ट्रक्चर को बदला और नई आदतें अपनाईं, जिसमें कर्मचारियों को अपनी गलतियां रिपोर्ट करने और बेहतर कम्युनिकेशन करने की ट्रेनिंग दी गई। नतीजा यह हुआ कि अस्पताल की सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और परफॉर्मेंस में जबरदस्त सुधार आया। डुहिग बताते हैं कि संकट के समय लोग नई चीजें अपनाने के लिए ज्यादा तैयार रहते हैं। यही कारण है कि स्मार्ट लीडर्स किसी भी कठिनाई को एक अवसर में बदल देते हैं। जब चीजें सामान्य रूप से चल रही होती हैं, तब बदलाव कराना मुश्किल होता है, लेकिन जब कोई समस्या सामने आती है तो लोग नए तरीके अपनाने के लिए तैयार होते हैं। इसी कारण कई सफल कंपनियां और संगठन कठिनाइयों को एक अवसर की तरह देखते हैं और नई आदतें विकसित करने पर ध्यान देते हैं। यह सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन में भी लागू होता है। जब हम किसी मुश्किल परिस्थिति जैसे हेल्थ इशू, फाइनेंशियल प्रॉब्लम या करियर चैलेंज का सामना करते हैं, तो हमें उसे कमजोरी की बजाय एक अवसर की तरह देखना चाहिए। जब कोई व्यक्ति अपनी असफलताओं से सीखकर नई आदतें अपनाने का फैसला करता है, तो वह पहले से ज्यादा मजबूत बन जाता है। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यह है कि संकट सिर्फ एक चुनौती नहीं, बल्कि बदलाव का सबसे अच्छा मौका होता है। अगर हम किसी कठिन समय में सही दिशा में कदम उठाएं, तो हम न केवल अपनी आदतें सुधार सकते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित कर सकते हैं। आगे के चैप्टर्स में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को
एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन में बदल सकते हैं। चैप्टर 7, कंपनियां आदतों की भविष्यवाणी और नियंत्रण कैसे करती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कंपनियां हमारे बिहेवियर और खरीदने की आदतों, बाइंग हैबिट्स को कैसे समझती हैं? आज के दौर में बड़ी कंपनियां सिर्फ हमारे पसंद नापसंद नहीं, बल्कि हमारी आदतों की भविष्यवाणी, प्रिडिक्ट और नियंत्रण मैनिपुलेट भी कर सकती हैं। चार्ल्स डूहिग बताते हैं कि ब्रांड्स हमारे डेली रूटीन, शॉपिंग पैटर्न और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को समझकर हमें उन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की ओर धकेलते हैं जिनकी हमें शायद जरूरत भी न हो। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है टारगेट नाम की रिटेल कंपनी, जिसने एक प्रेग्नेंट महिला की खरीदारी के आधार पर अंदाजा लगा लिया कि वह मां बनने वाली है, इससे पहले कि उसके घर वालों को पता चलता। टारगेट ने देखा कि जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं वे कुछ खास तरह के प्रोडक्ट्स जैसे अनसेंटेड लोशन, जिंक और कैल्शियम सप्लीमेंट्स खरीदने लगती हैं। इन पैटर्न्स को देखकर कंपनी ने स्पेशल कूपन भेजने शुरू कर दिए, जिससे ग्राहकों की आदतों को और मजबूत किया जा सके। यह सिद्धांत सिर्फ रिटेल स्टोर्स तक सीमित नहीं है, बल्कि अमेजन, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, फेसबुक और गूगल जैसी कंपनियां भी हमारी ब्राउजिंग हिस्ट्री, पसंदीदा कंटेंट और खरीदारी के पैटर्न को देखकर हमें ऐसे प्रोडक्ट्स, विज्ञापन और सुझाव दिखाती हैं जो हमारी आदतों को गहराई से प्रभावित करते हैं। जब आप YouTube पर एक वीडियो देखते हैं तो अगला वीडियो भी ऐसा ही आता है, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा समय प्लेटफॉर्म पर बिताएं। डुहिग बताते हैं कि कंपनियां ट्रिगर एंड रिवॉर्ड का गेम खेलती हैं। वे हमारे दिमाग में ऐसे संकेत, क्यूज डालती हैं जो हमें एक खास प्रोडक्ट या सर्विस को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी कंपनी को पता है कि आप सुबह कॉफी पीने की आदत रखते हैं, तो वह आपको डिस्काउंट ऑफर भेजकर आपकी इस आदत को और गहरा कर सकती है। इसी तरह फूड डिलीवरी ऐप्स हमें लालच बढ़ाने वाले ऑफर्स दिखाते हैं ताकि हम अनावश्यक ऑर्डर करें। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यह है कि अगर हम अपनी आदतों को समझेंगे तो हम कंपनियों के जाल में फंसने से बच सकते हैं। अगर हमें यह एहसास हो जाए कि कोई कंपनी हमारे बिहेवियर को कैसे प्रभावित कर रही है, तो हम अपने निर्णय खुद लेने में सक्षम बन सकते हैं, बजाय इसके कि कोई और हमारे लिए सोच रहा हो। आगे के चैप्टर्स में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपनी आदतों को खुद कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि हम कंपनियों के इशारों पर नाचने की बजाय अपने फायदे के लिए सही फैसले ले सकें। चैप्टर 8, स्वतंत्र इच्छा का न्यूरोलॉजी। क्या हम अपनी आदतों के लिए जिम्मेदार हैं? क्या हमारी आदतें पूरी तरह हमारे नियंत्रण में होती हैं या हमारा दिमाग उन्हें ऑटोमेटिकली फॉलो करता है? चार्ल्स ड्यूहिग इस अध्याय में बताते हैं कि आदतें हमारे ब्रेन के एक खास हिस्से बेसल गैंग्लिया में स्टोर होती हैं, जो हमें बिना सोचे समझे बार बार एक ही बिहेवियर दोहराने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर आदतें दिमाग में गहराई से जड़ जमा लेती हैं, तो क्या हम वाकई उन्हें बदल सकते हैं? इसका उत्तर हाँ है। भले ही आदतें ऑटोमेटिक बन जाती हैं, लेकिन हमारे पास उन्हें बदलने की शक्ति होती है। उदाहरण के लिए, डुहिग एक केस स्टडी बताते हैं जिसमें एक व्यक्ति यूजीन को एक गंभीर ब्रेन डैमेज हुआ था। वह नई यादें, न्यू मेमोरीज नहीं बना सकता था, लेकिन फिर भी रोज बिना सोचे समझे अपने घर के आसपास वॉक करने जाता था और वापस लौट आता था। जब वैज्ञानिकों ने इस पर शोध किया तो पता चला कि उसका दिमाग रूटीन को स्टोर कर चुका था और इसलिए वह इसे बिना नई यादें बनाए भी फॉलो कर सकता था। इसका मतलब यह है कि एक बार कोई आदत बन जाए तो वह हमारे दिमाग में गहराई से बस जाती है, लेकिन फिर भी हम उसमें बदलाव कर सकते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग स्मोकिंग, जंक फूड, लेट नाइट स्क्रीन टाइम या आलस जैसी आदतों से लड़ते रहते हैं, क्योंकि उनका दिमाग उन्हें ऑटोमेटिक रूप से फॉलो करता है। लेकिन अगर हम संकेत, क्यूई और इनाम, रिवॉर्ड को समझ लें और रूटीन को बदल दें, तो हम अपनी आदतों पर नियंत्रण पा सकते हैं। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यह है कि हम अपनी आदतों के लिए जिम्मेदार हैं। हम यह नहीं कह सकते कि मेरी आदतें मेरे कंट्रोल में नहीं हैं, क्योंकि विज्ञान साबित करता है कि आदतें बदली जा सकती हैं, बशर्ते हम सच में उन्हें बदलना चाहें। अगर कोई व्यक्ति इच्छा शक्ति, विल पावर और सही स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करे, तो वह किसी भी आदत को तोड़ सकता है और नई,
बेहतर आदतें बना सकता है। आगे के चैप्टर्स में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने दिमाग की इस शक्ति का सही इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने जीवन को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। चैप्टर 9, जिस आंदोलन ने अमेरिका को बदला, सामाजिक आदतें कैसे काम करती हैं। आदतें सिर्फ हमारे व्यक्तिगत जीवन को ही नहीं, बल्कि पूरे समाज और इतिहास को भी प्रभावित कर सकती हैं। जब लोग सामूहिक रूप से किसी आदत को अपनाते हैं या बदलते हैं, तो यह बड़े सामाजिक बदलाव का कारण बनती है। चार्ल्स डुहिग बताते हैं कि अमेरिका में सिविल राइट्स मूवमेंट एक शानदार उदाहरण है कि कैसे सामाजिक आदतें पूरे देश की सोच को बदल सकती हैं। इस आंदोलन की शुरुआत तब हुई जब रोजा पार्क्स नाम की एक अफ्रीकन अमेरिकन महिला ने नस्लीय भेदभाव का विरोध करते हुए बस में अपनी सीट छोड़ने से इनकार कर दिया। यह घटना कोई पहली बार नहीं हुई थी। इससे पहले भी कई लोग नस्लीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठा चुके थे, लेकिन रोजा पार्क्स का विरोध एक आंदोलन की चिंगारी बन गया। इसका कारण यह था कि वह समाज में पहले से ही एक सम्मानित व्यक्ति थीं। उनके कई दोस्त और जानने वाले थे, और जब उन्होंने विरोध किया तो उनके करीबी लोगों ने तुरंत उनका समर्थन किया। डुहिग बताते हैं कि यह आंदोलन इसीलिए सफल हुआ क्योंकि इसमें 3 बड़े सामाजिक आदतों के नियम काम कर रहे थे। पहला, स्ट्रॉन्ग सोशल टाइज, यानी मजबूत सामाजिक संबंध। रोसा पार्क्स के जानने वाले और उनके समुदाय के लोग पहले ही उनसे जुड़े थे, इसलिए जब उन्होंने विरोध किया तो उन्हें तुरंत समर्थन मिला। दूसरा, वीक टाइज इफेक्ट, यानी कमजोर सामाजिक संबंधों का प्रभाव। इस आंदोलन की खबर उनके करीबी लोगों से निकलकर दूर दराज के समुदायों तक पहुंची, जिससे हजारों लोग इसमें शामिल हुए। तीसरा, न्यू आइडेंटिटी फॉर्मेशन, यानी नई पहचान का निर्माण। जैसे जैसे आंदोलन बढ़ा, लोगों ने इसे सिर्फ एक विरोध नहीं, बल्कि अपनी पहचान बना लिया, जिससे यह और भी मजबूत हो गया। जब लोग किसी आंदोलन को अपनी पहचान से जोड़ लेते हैं, तो वह सिर्फ एक अस्थायी विरोध नहीं रहता, बल्कि एक स्थायी सामाजिक बदलाव बन जाता है। यही कारण है कि इस आंदोलन ने नस्लीय भेदभाव के खिलाफ एक नए कानून को जन्म दिया और अमेरिका में समानता की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया गया। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यह है कि अगर हम समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, तो हमें सिर्फ नीतियां या कानून बदलने पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि लोगों की आदतों और सोच को बदलना होगा। जब लोग किसी बदलाव को अपनी आदत और पहचान बना लेते हैं, तभी असली परिवर्तन संभव होता है। चैप्टर 10, आदत परिवर्तन में विश्वास की भूमिका। आदतें सिर्फ इच्छा शक्ति, विल पावर से नहीं बदलती। इसके लिए गहरा विश्वास, बिलीफ होना जरूरी है। चार्ल्स डुहिग बताते हैं कि जब लोग अपनी आदतें बदलने की कोशिश करते हैं, तो वे अक्सर शुरुआत में सफल होते हैं, लेकिन लंबे समय तक बदलाव बनाए नहीं रख पाते। इसकी वजह यह है कि आदतें हमारे दिमाग में इतनी गहराई से जुड़ी होती हैं कि जब जीवन में कोई कठिनाई आती है, तो हम फिर से पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के अंदर एक मजबूत विश्वास हो, तो वह इस चक्र को तोड़ सकता है और स्थायी रूप से नई आदतें अपना सकता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अल्कोहलिक्स एनोनिमस ए प्रोग्राम है, जो लाखों लोगों को शराब की लत, अल्कोहल एडिक्शन से उबरने में मदद कर चुका है। यह प्रोग्राम सिर्फ इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इसमें एक सामूहिक विश्वास प्रणाली, कम्युनिटी बिलीफ सिस्टम बनाई जाती है, जिसमें लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जब व्यक्ति अकेला होता है, तो उसे अपनी लत से लड़ना मुश्किल लगता है, लेकिन जब वह एक सपोर्टिव ग्रुप में होता है, तो उसे यकीन होता है कि वह अपनी आदत बदल सकता है। एए प्रोग्राम के अनुसार बदलाव के लिए 2 चीजें जरूरी हैं। पहली, व्यक्ति को यह स्वीकार करना होगा कि वह अपनी आदत पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं रख सकता, और दूसरी, उसे एक बड़ी शक्ति, हायर पावर या किसी सकारात्मक चीज पर विश्वास करना होगा। यह विश्वास किसी भी चीज में हो सकता है, भगवान, समुदाय, परिवार या यहां तक कि खुद में। डुहिग बताते हैं कि यह सिद्धांत सिर्फ लत, एडिक्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की आदतों में भी लागू होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति सुबह जल्दी उठने, हेल्दी डाइट अपनाने या कसरत करने की आदत बनाना चाहता है, तो उसे सिर्फ एक रूटीन बनाने से ज्यादा
खुद पर और अपनी क्षमता पर विश्वास करने की जरूरत होती है। जब हम मानते हैं कि बदलाव संभव है और जब हमें किसी ग्रुप या सिस्टम से समर्थन मिलता है, तो हमारे दिमाग में नई आदतें ज्यादा गहराई से सेट हो जाती हैं। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यह है कि आदतें बदलने के लिए सिर्फ ज्ञान और इच्छा शक्ति काफी नहीं है, हमें विश्वास की भी जरूरत होती है। अगर हमें सच में अपनी बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतें अपनानी हैं, तो हमें खुद पर भरोसा करना होगा और एक ऐसे सपोर्ट सिस्टम का हिस्सा बनना होगा जो हमें इस सफर में प्रेरित करता रहे। बिना विश्वास के आदतें अस्थायी होती हैं, लेकिन जब हम अपने अंदर बदलाव की क्षमता को पहचानते हैं तो वे स्थायी बन जाती हैं। तो दोस्तों, दी पावर ऑफ हैबिट से हमने सीखा कि आदतें हमारी जिंदगी को बना भी सकती हैं और बिगाड़ भी। अगर सही आदतें अपनाएं तो हम खुद को बेहतर बना सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल ऑडियो इनसाइट को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज्यादा क्या सीखने को मिला और अगली बुक समरी कौन सी होनी चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।